नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग इट्स मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड टाइप। प्रशिक्षण, अर्थ, उद्देश्य, प्रणाली और इसके प्रकार। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में भर्ती के बारे में पढ़ा था। भर्ती भी एक सेवी वर्ग यानी पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी समस्या में आता है। जब भर्ती कर लिए जाते हैं तो फिर उन लोगों को भर्ती किए हुए लोगों को ट्रेनिंग देना भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ही है, क्योंकि प्रशिक्षण सेवी वर्ग की समस्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बड़ी हद तक प्रशासकीय कार्य कुशलता निर्भर करती है। यानी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना ही प्रशासकीय कार्य कुशलता होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भर्ती क्या होती है, इसका अर्थ क्या है और इसके प्रणाली कौन सी है। तो चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रशिक्षण, अर्थ, उद्देश्य, प्रणाली और इसके प्रकार। प्रशिक्षण सेवी वर्ग की जो समस्या है यानी जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी समस्या से संबंधित ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर काफ़ी हद तक जो प्रशासनिक कार्य कुशलता निर्भर करती है, क्योंकि जितना अच्छा ट्रेनिंग होगी उतना ही अच्छी प्रशासक होगा। यानी जिस प्रशासक की ट्रेनिंग अच्छी है वो उतना ही कार्य कुशल होगा और निर्णय लेने में और कार्य करने में माहिर होगा। प्रारंभ में सरकारी कार्य इतने अधिक विशेषीकृत और तकनीकी प्रकृति के नहीं थे। यानी जब लोक प्रशासन या फिर ब्यूरोक्रेसी जब से आई है तब इतने जो सरकारी काम थे इतने ज़्यादा अधिक नहीं थे, विशेषीकृत नहीं थे और न ही तकनीकी प्रकृति यानी टेक्नोलॉजिकल नेचर के थे। लेकिन जैसे जैसे जब से हमारे यहाँ जो लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट आया है तो राज्य के कार्य भी बढ़ गए हैं और उन कार्यों में जटिलता भी बढ़ गई है। अतः सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उस समय इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए इसके संचालन करने वाले के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी इसलिए जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है तो वो इतना अच्छा प्रशासन चला सके, ये इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग होगी और जो एजुकेशन है दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार एजुकेशन और ट्रेनिंग को जोड़ के देख लिया जाता है, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक होता है, ऑब्जेक्टिव एक होता है, लेकिन दोनों में काफ़ी कुछ भिन्नताएं होती है। जैसे हम मानते हैं कि प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है उसका जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत संकुचित होता है और जो शिक्षा होती है उसका क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ट्रेनिंग है वो कुछ समय के लिए ही दी जाती है, ट्रेनिंग विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। लेकिन शिक्षा है उसका काम है वो व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एवं मूल्य निर्धारित करती है, जबकि प्रशिक्षण उसे व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। टिकनर के मतानुसार शिक्षा व्यक्ति के बचपन से प्रारंभ होकर उसके चरित्र, आदत, तरीकों का संपोषण करती है। इसके द्वारा मानसिक और शारीरिक क्षमता का निर्माण किया जाता है। स्टॉल के अनुसार कर्मचारी वर्ग के विकास में प्रशिक्षण मानवीय प्रयास के निर्देश का एक मूल तत्व है और इस रूप में यह उस समय अधिक प्रभावशाली रहता है जबकि इसे नियोजित, व्यवस्थित और मूल्यांकित किया जाता है। यानी स्टॉल है वो ये मान के चलते हैं कि मानवीय प्रयासों के जो निर्देशन का एक जो डायरेक्शन का एक मूल तत्व है प्रशिक्षण, और ये और भी जब प्रभावशाली हो जाता है जब नियोजित होता है
व्यवस्थित होता है और मूल्यांकित इसको जब किया जाता है। प्रशासनिक प्रशिक्षण का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो किसी विशेष कला या कार्य या व्यवसाय में निर्देशन एवं अनुशासन से है। यानी जब किसी विशेष कला कार्य में जब डायरेक्शन या फिर उसमें अनुशासन का रूप दिया जाता है, जब तक अधिकारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि एवं दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में सशक्त करने का प्रयास किया जाता है तो वह प्रशिक्षण कहलाया जाता है। यानी जब किसी अधिकारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि और उसके सोचने का नज़रिया, उसके दृष्टिकोण, उसके विजन को, उसके विवेक को एक निश्चित दिशा दे दी जाती है। क्योंकि प्रशिक्षण से पहले उसके एक निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन जब वो किसी जॉब में जाता है तो उसका एक फील्ड तय हो जाता है, तो उसको जब एक दिशा दी जाती है तो उसको हम प्रशिक्षण बोल सकते हैं। टॉरपे के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जो कर्मचारियों की कुशलता, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित कर सके। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों की कुशलता, आदत और ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित कर सके, ताकि वर्तमान सरकारी स्थिति में प्रभावशालीता को बढ़ाया जा सके, कर्मचारी को भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। यानी तौर पे कहते हैं कि किसी कर्मचारी को भावी सरकार की नीतियों के लिए, उसकी स्थिति के लिए और कार्य के लिए और उस तैयार करना और उसकी जो वर्तमान प्रभावशालीता है उसको बढ़ाने को हम प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य यानी प्रशिक्षण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक भर्ती का, और इसके लिए इसका बहुत ही इसके उद्देश्य हैं जिसको टॉरपे ने बताया है कि औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा संपन्न कार्य में व्यक्तिगत अक्षमता के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्घटना। यानी जब किसी व्यक्ति की अक्षमता यानी अयोग्यता या अनजाने की वजह से जो दुर्घटनाएं हैं, व्यर्थ के जो कार्य उसको करने पड़ते हैं, अकुशलता होती है, गलतियां होती है और उसमें उदासीनता बढ़ती है और शिकायत और असंतोष को रोकने का काम है वो औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। इसके जब हम उद्देश्य देखते हैं तो पहले उद्देश्य में प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे नागरिक या सेवक उत्पन्न किए जाते हैं जो कार्य व्यापार में स्पष्टता ला सके। यानी जो कार्य है उसमें वो स्पष्टता ला के ऐसे नागरिक सेवक यानी जो कर्मचारी है उनको बनाने का काम या उनका उद्देश्य प्रशिक्षण का रहता है। परिवर्तित विश्व के नवीन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता नागरिक सेवकों में प्रशिक्षण के द्वारा ही विकसित की जाती है। यानी जो नए उत्तरदायित्व है, क्योंकि विश्व है वो समय बदलता रहता है, आज जो परिस्थितियां हैं वो कल नहीं थी। उदाहरण के लिए आज हम कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तैयार करने का काम प्रशिक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा नागरिक सेवकों को नौकरशाही की मशीन में यंत्रीकृत होने से बचाया जाता है और उनमें समाज सेवा के बाद जागृत किए जाते हैं। यानी उनको मशीनीकृत, यंत्रीकृत होने से बचाया जाता है और नागरिक सेवा के जो भावना है, भाव यहाँ बात नहीं है, नागरिक सेवा के जो भाव है वो उनमें जागृत किए जाते हैं। नागरिक सेवा के भाव उनमें जागृत किए जाते हैं और उनकी नौकरी है वो एक मशीनी यंत्र की तरह न हो, ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को न केवल वर्तमान कार्य में कुशल बनाया जाता है वरन बड़े उत्तरदायित्वों, उच्चतर कार्यों का भार संभालने के लिए भी तैयार किया जाता है। सफल प्रशिक्षण योजनाएं कर्मचारी वर्ग के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाने का कार्य करती है
यानी उसके नैतिक चरित्र है उसको ऊंचा उठाने का कार्य करती है। इस प्रकार प्रशिक्षण के द्वारा नागरिक सेवकों को प्रशासनिक संगठन, उसके कार्य, जनहित, स्वयं कर्मचारियों के हित आदि की दृष्टि से उपयोगी बनाने का काम है वो प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब इसके कुछ लक्ष्य भी होते हैं कि ऐसे जैसे प्रशिक्षण के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाता है। निग्रो का मानना है कि प्रशिक्षण का कार्य कर्मचारियों को न केवल तांत्रिक दृष्टि से, निग्रो बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि न केवल तांत्रिक दृष्टि से कुशल बनाया जाता है वरन उनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाया जाता है जितना कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक होता है। यानी उनके ये नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकली ही उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनको और भी बहुत तरीके से उनको इतना उच्च व्यापक बना दिया जाता है, और क्योंकि एक लोक सेवक के लिए ये आवश्यक शर्त होती है ताकि वो समाज की सेवा अच्छे तरीके से कर सके। निष्कर्ष रूप से प्रशिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। यानी प्रशिक्षण है उसके कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कैसे विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, यानी व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति से ही हम विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके ये एक लक्ष्य रहता है प्रशिक्षण का। नवीन लक्ष्यों एवं वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, यानी जो नए लक्ष्य हैं और जो बदलता वातावरण है उसमें उनका समायोजन स्थापित करने के लिए उसका प्रशिक्षण का एक लक्ष्य रहता है कि दोनों में समायोजन बना रहे। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को वांछित भर्ती के लिए योग्य बनाना, यानी जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है वो उस भर्ती के योग्य बन सके। प्रशिक्षणार्थी है वो को आधुनिक बनाया जाता है। दृष्टिकोण एवं भविष्य को उसके व्यापक किया जाता है, यानी उसके दृष्टिकोण और उसके भविष्य को व्यापक किया जाता है। पदोन्नति एवं उच्च स्थिति योग्य बनाया जाता है। आजीवन सेवाओं की क्षमताओं का विकास इसमें किया जाता है। ऐसे ही कुछ और लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण एक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है। प्रशिक्षण के मेथड्स, यानी अब किस तरह का प्रशिक्षण हो सकता है, काफ़ी तरह के प्रणालियाँ हो सकती है। उदाहरण के लिए जो स्टॉल हैं उन्होंने कई तरीके या कई तरीक़ों से बताया है, जैसे सामूहिक प्रशिक्षण में एक समूह, कुछ लोगों का एक समूह के बना लिया जाता है, यानी उनको एक साथ जोड़कर प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऐसा प्रशिक्षण होता है जिसमें ये देखा जाता और मापा जा सकता है कि प्रशिक्षण के इस रूप में औपचारिक पाठ्यक्रम, कक्षा के विचार विमर्श, औपचारिक भाषण, सामयिक वार्ता, प्रदर्शन, प्रयोगशाला कार्य आदि की गणना की जा सके, ऐसा एक प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर होने वाले स्टाफ की मीटिंग और कर्मचारियों की सभाएं भी इस प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल हो सकती है। कार्य पर निर्देशन, ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस, यानी जब व्यक्ति काम करता है, काम करते करते सीखता है, तो हम उसको इस तरह का प्रशिक्षण मान सकते हैं। यानी जब समूह बड़ा होता है परंतु निर्देशन के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी इसमें पर्यवेक्षक की सहायता से कार्य किए जाते हैं या निर्देश दिए जाते हैं, और उन निर्देशों का पालन करते करते व्यक्ति बहुत कुछ सीखता जाता है। लिखित परिपत्र, मैनुअल्स एंड बुलेटिन्स, यानी लिखित परिपत्रों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पे ऐसे परिपत्र व्यक्ति को भेजे जाते हैं जिससे वो पढ़ता रहता है और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसे परिपत्र हैं वो काफ़ी प्रभावशाली होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, पत्राचार पाठ्यक्रम में ये देखा जाता है कि जब किसी कर्मचारी को भर्ती किया जाता है तो उसके बाद इस तरह की एक विधि अपनाई जाती है जिसमें उसको पत्र के द्वारा
या फिर लेटर या किसी नोटिस के द्वारा उसको प्रशिक्षित किया जाता है। ये विधि काफ़ी कठिन है और काफ़ी इसमें व्यय उठाना पड़ता है और इसमें विचार विमर्श सिर्फ लिखित रूप से होता है, तो ये काफ़ी तरीका आजकल यूज नहीं किया जाता है। श्राव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है, यानी जब कर्मचारी कार्य को रेखा चित्रों को देखकर तथा श्रव्य रूप से प्रस्तुत करने में रुचि लेते हैं तो उनके प्रशिक्षण का यह तरीका उपयोगी होता है। इसमें उनको चित्र, नक्शे, फिल्म, चलचित्र यानी सिनेमा आदि के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डर और जो सिनेमा है उसका के द्वारा उसमें भावनात्मक उत्साह जागृत किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे प्रशिक्षण के। अब टाइप ऑफ ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है, तो हम इसको कई तरह से लेते हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, केंद्रीकृत, विभागीय, कार्य कुशलता प्रशिक्षण और पृष्ठभूमि प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व और प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण। तो पहले हम पढ़ते हैं औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण है, जिसमें कर्मचारी अपने कार्य ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखता है या प्राप्त करता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण में योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषज्ञ प्रशिक्षक और अथवा प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताएं नहीं होती है। साथ ही इस प्रकार के प्रशिक्षण की न कोई निश्चित अवधि होती है, न ही इस हेतु चुने गए विशेष प्रशिक्षणार्थियों का समूह होता है। यानी ये अनौपचारिक है, जैसे जैसे व्यक्ति जॉब करता रहता है वैसे वैसे सीखता जाता है। इसके लिए न किसी संस्था की ज़रूरत होती है, न किसी समूह की ज़रूरत होती है, न ही किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, न ही किसी कार्यक्रम की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से बिखरा हुआ प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है। अनौपचारिक प्रशिक्षण लोक प्रशासन के प्रशिक्षण की परंपरागत तरीका है। ये एक बहुत धीमा उबाऊ होता है, उसे काफ़ी धीरे धीरे चलता है और काफ़ी सारे जो देश हैं उनमें ये लोकप्रिय नहीं है। अनौपचारिक प्रशिक्षण की योजना, व्यवस्था, संचालन विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण और मार्ग निर्देशन में अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, एक निश्चित समय में विशेष रूप से चुने हुए यानी एक समूह जिनको बना लिया जाता है, जो ट्रेनिंग होते हैं उनका प्रशिक्षणार्थियों का समूह होता है और एक विशेष संस्थाओं में विशेषज्ञ ट्रेनर के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक में आप एक तरह से अंतर समझ रहे हो कि इसमें किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ ट्रेनर भी है, संस्था भी है, समूह भी है और निश्चित समय भी होता है, उसमें निश्चित समय नहीं होता है। औपचारिक प्रशिक्षण में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इसमें अनौपचारिक में निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। व्याख्यान, संगोष्ठियाँ यानी सेमिनार, लेक्चर, वर्कशॉप, सामूहिक चर्चाएं, कलेक्टिव डिबेट्स, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, कार्य परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट वर्क, लिखित परीक्षाएं आदि शामिल की जाती है। औपचारिक प्रशिक्षण सेवा में प्रवेश करने से पहले अथवा कैरियर सेवा की परिवीक्षा अवधि के दौरान दिए जाते हैं, या तो यानी ये भर्ती से पहले या फिर भर्ती के बाद में जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। अनौपचारिक प्रशिक्षण की तुलना में औपचारिक है वो ज़्यादा लोकप्रिय है। दूसरा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये अवधि इसकी कितनी अवधि है उस पर ये निर्भर करता है कि कौन सा ये अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, और पाठ्यक्रम की जितनी अवधि होगी इसी आधार पर हम इसको कहते हैं कि अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। इसमें ट्रेनिंग की अवधि पाठ्यक्रम की वस्तु सेवा का स्वरूप और सरकार की ज़रूरतों पर निर्भर करता है, यानी सरकार कितने समय के लिए इसको तय करती है उस पर डिपेंड करता है। अल्पकालीन
जो पाठ्यक्रम होता है वो कुछ सप्ताहों या महीने 2 महीने का ही होता है, लेकिन जो दीर्घकालीन है वो 6 महीने से 1 वर्ष 2 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। प्रवेश पूर्व और प्रवेश के बाद में प्रशिक्षण, सेवा में प्रवेश से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण होते हैं, यानी जो सेवा में प्रवेश से पहले ही जो प्राप्त कर लिए जाते हैं, जैसे बीएड भी एक ट्रेनिंग कोर्स है, एमएड भी एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो ये प्रवेश पूर्व होते हैं। और कॉलेज विश्वविद्यालयों की शिक्षा, व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा को यानी आईआईटी को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत हम रख सकते हैं। एमबीबीएस, एमबीए, ये सारे प्रवेश पूर्व टेक होते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने प्रशासनिक और प्रबंध किए जो मैनेजमेंट के पद है उनके लिए भी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित की है जो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक सेवा के लिए प्रवेश पूर्व जो कार्यक्रम की व्यवस्था यहाँ की गई है। प्रवेशोत्तर यानी प्रवेश के बाद में यानी भर्ती होने के बाद में प्रशिक्षण है वो बाद में दिया जाता है, उसको हम प्रवेशोत्तर बोलते हैं। ये सेवाकालीन प्रशिक्षण भी इसको कहा जाता है, ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है। केंद्रीकृत और विभागीय प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी कार्यालय या विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और तथा इसका उद्देश्य विभाग से संबंधित विशिष्ट ज्ञान और कार्यकुशलता में सुधार करने तक ही सीमित होता है, यानी केवल सिर्फ विभाग और कार्यकुशलता से संबंधित ज्ञान ही इसमें दिया जाता है और ये केवल अपने कर्मचारियों के लिए ही चलाया जाता है। इस प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो विभाग के अनुभवी अधिकारी स्वयं देते हैं। जैसे पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में जब आप जाते हो, जो पुलिस के प्रशिक्षण का जो एकेडमी होती है, तो फिर उसमें जो पूर्व में जो सीनियर लोग होते हैं वो ही आके अपने जो नए भर्ती किए हुए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। केंद्रीकृत प्रशिक्षण के अंतर्गत अब हम यदि केंद्रीकृत देखें तो उसमें एजेंसी, केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण, यानी उसमें कई तरह के विभागों के अधिकारियों को एक साथ ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली का उदाहरण हम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक लबसाना, जिसको हम लबसाना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जिसको बोलते हैं, उसके पाठ्यक्रम को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जो देखा है केंद्रीकृत और विभागीय प्रशिक्षण, ये तो प्रशिक्षण के टाइप्स थे। अब हम देखते हैं भारत में प्रशिक्षण कैसे क्या प्रणाली है। तो भारत में प्रशिक्षण का इतिहास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई है तब से हमारे यहाँ प्रशिक्षण का इतिहास, ट्रेनिंग का व्यवस्था की गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1805 में हैलीबरी कॉलेज की स्थापना सिविल सेवा में भर्ती किए गए युवकों के ट्रेनिंग के लिए की थी। हैलीबरी कॉलेज की स्थापना 1955 तक हैलीबरी कॉलेज से निकले छात्र इंडियन सिविल सर्विसेज में जाते थे। 1955 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजित किया गया, यानी इससे 1855 से पहले है वो सिर्फ प्रशिक्षण के आधार पर, यानी जो हैलीबरी कॉलेज में एडमिशन जिसका होता था उसी को सिविल सर्विसेज में जाना होता था। लेकिन 1855 के बाद में प्रतियोगिता आयोजित की गई और जो अभ्यर्थी थे उनको 1 से 2 वर्ष तक ब्रिटेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय इतिहास, कानून, भाषा के विषयों का अध्ययन करना होता था या करवाया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के नए प्रवेशियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए देहरादून में एक कैंप स्कूल बनाया गया। देहरादून में ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1940 के दौरान। स्वतंत्रता के पश्चात आईसीएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में इसका नाम बदला गया। जो आईसीएस थी उसको आईएएस बोला गया जाने लगा और इसके प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण के लिए मैटकॉफ हाउस दिल्ली में एक स्कूल की स्थापना
की गई। वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीधी भर्ती से विभिन्न जो रिक्रूटर थे यानी भर्ती किए हुए लोग थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए शिमला में एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का यानी प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज का निर्माण किया गया, जो बाद में मेटकाफ हाउस दिल्ली और इस शिमला वाले जो प्रशासनिक सेवा स्टाफ है उसको आपस में विलय कर दिया गया और 1959 में एक अकादमी मैसूरी में स्थापित की गई, जिसको हम आज लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी बोलते हैं। वर्तमान समय में लोक सेवाओं की भर्ती किए गए सदस्यों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक सेवा यानी जो जैसी सेवा है उसका अपना प्रशिक्षण संस्थान है। आईएएस की भर्ती के लिए जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मैसूरी में स्थापित की गई है। ये आज का अपना एक लेक्चर था। धन्यवाद। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।